पैसों की कमी मुझे कभी भी कॉलेज में महसूस नहीं हुई और उसका रीज़न पता है क्या था कि मैंने अपनी लाइफ में इन्वेस्टिंग करना बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया था। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो सारी चीज़ें जो कि मैंने हार्ड वे सीखे इजी वे में बताऊंगा और अपनी सारी स्ट्रैटेजीज बताऊंगा कि किस तरह से मैंने इतना पैसा स्टॉक मार्केट में कमाया और आप लोग भी किस तरह इन्वेस्टिंग करके अपनी वेल्थ को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इन्वेस्टिंग का एक सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन जो कि स्टूडेंट्स में होता है कि यार उनको सब कुछ मालूम है, उनको कहते हैं यार हमें पता है कि यार स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, ऐसी कई चीज़ें हैं जिसके अराउंड मिसकॉन्सेप्शंस जो है पूरी फ्लोट कर रही हैं। चाहे हम कहीं की भी बात करें, आप लोगों को सही नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो आज आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो एक फैक्ट और ये भी है कि सिर्फ 20% लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो अगर आप उन 20% लोगों में से हैं तो मेरी बात को सुनेंगे और अपने अंदर एक चेंज लेकर आएंगे। और अगर आप लोग अपनी लाइफ में वो चेंज लाना चाहते हैं तो आप लोग को मैं सजेस्ट करूंगा इस वीडियो को पूरा सुनो, मेरी बात। इतना सारा एक्सपीरियंस मैंने पैक किया हुआ है आप लोगों के लिए इस वीडियो के अंदर कि आप लोग इन्वेस्टिंग में कभी भी धोखा नहीं खाएंगे और आज से कुछ सालों के बाद आपको बिल्कुल भी किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं होगा। रादर आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा इस नॉलेज के कारण वेल्थ होगी। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ उन सारी चीज़ों से जो कि मुझे लगता है आप लोग को एज अ बिगिनर इन इन्वेस्टिंग आनी चाहिए। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट से, उसके बाद विल रेज द बार लाइक एनीथिंग। हम लोग उसके बाद आगे बढ़ेंगे और कुछ ऐसी चीज़ों की बात करेंगे जो कि डेफिनेटली आप लोगों को नहीं मालूम होगी। 80% ऑफ द लोगों को तो बिल्कुल भी मालूम नहीं होगी। तो यहाँ पर द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, सबसे पहले यहाँ पर स्टॉक मार्केट के बेसिक से मैं स्टार्ट करता हूँ, एकदम इन्वेस्टिंग के बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। लेट्स कीप द स्टॉक मार्केट थिंग असाइड, मैं इन्वेस्टिंग के बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। हम जब लोग बोलते हैं कि यार आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, आपने ये चीज़ सुनी होगी, हर कोई बात कर रहा है इस बारे में कि यार इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट करो। उसका रीज़न क्या है? देखो यार, उसका रीज़न सिंपल है। अगर आप लोग इन्वेस्ट करते हो तो बेसिकली होता क्या है कि आपका पैसा बढ़ जाता है। अब आपका पैसा जब बढ़ता है, जैसे मान लो आपने 100 रुपये लगाए, 100 रुपये आपने लगाए, 100 का मान लो आपको 10% रिटर्न मिला और 100 के वो 110 हो गए। अब उसके बाद जो आपका पैसा बढ़ेगा वो 100 के हिसाब से नहीं बढ़ेगा, वो अब 110 के हिसाब से बढ़ेगा, क्योंकि आपका वो 100 तो 110 हो चुका है। तो अब जो आप गेम खेलोगे वो 110 पे खेलोगे। लेट्स अज्यूम कि ये जो इन्वेस्टिंग है वो एक गेम है और 110 के बाद अगर आपका पैसा लेटस से आपको कुछ ऐसा रिटर्न मिला कि 110 से आपका पैसा 124 हो गया, तो अब आप पूरा गेम 124 के ऊपर खेल रहे हो। जितने बड़े अमाउंट पे आप गेम खेलोगे उतना बड़ा रिटर्न मिलेगा, ये हमको क्लियर है, क्योंकि आपको पता है कि यार 100 रुपये लगाओ तो 100 जितना बढ़ रहा है उससे कई गुना ज़्यादा 1 लाख बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 100 बड़ा 124 हुआ लेटस से। अब 124 पर आप वो गेम खेल रहे हो तो वो 150 होगा, एंड ऐसे होते होते एक टाइम पर आप लोग 250 पे गेम खेल रहे होगे और वो गेम जो होगा वो आपके पैसे को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। तो ये था मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। अब मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग की कुछ कैलकुलेशन जो कि मैं यहाँ पर आप लोग को बताता हूँ कि यार लेटस से आप लोग 20,000 रुपये कमा रहे हो, बचा रहे हो पर मंथ। ठीक है, लेट से आप लोग 1 लाख कमा रहे हो, 80,000 खर्च रहे हो, जो कि मैंने थोड़ा ज़्यादा ले लिया। अगर आप लोग लेट से 60,000 कमा रहे हो, 40,000 खर्च रहे हो, 20,000 रुपये बचा रहे हो, तो अगर आप वो 20,000 रुपये अपने बैंक अकाउंट में डालते हो एंड लेट्स एज्यूम कि जो आपका एम्प्लॉयर है, जो आप कमा रहे हो पैसे, वो कुछ इस हिसाब से आपके पैसे बढ़ा रहा है कि 10% ईयर ऑन ईयर आपका पैसा बढ़ रहा है और 8% लेटेस्ट से इन्फ्लेशन, जिसको महंगाई भी कहते हैं, कि यार आज अगर आप लोगों को एक कैमरा 1 लाख का मिल रहा है तो शायद आपको आज से 20 साल के बाद वही कैमरा 1.5 लाख का मिलेगा। ये चीज़ आप छोटी मोटी चीज़ों में भी लगा सकते हो। जो टॉफ़ी आज से 10 साल पहले 25 पैसे की आती थी वो आज 1 रुपये की आती है। तो महंगाई बढ़ती रहती है टाइम के साथ साथ, तो ये चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पर ये इन्फ्लेशन की वजह से आपकी वेल्थ जो है, जो पैसे आपने आज कमाए, वो 10 साल के बाद, 10 साल के टाइम में, यानी कि उस टाइम पर, जिस टाइम पर हम उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं, उस टाइम पर डेफिनेटली वो कम माने जाएंगे। ठीक है, तो आपका पैसा टाइम के साथ साथ घटता जाता है अगर आपने ऐसे रख दिया तो, इन्फ्लेशन के कारण। तो लेट अस से 8% इन्फ्लेशन है, तो एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स आपके पास यहाँ पर 1.7 CR होगा। ठीक है, 20 साल के बाद। यही कैलकुलेशन अगर हम करें कुछ इस हिसाब से कि आपने करी अपनी वेल्थ को इन्वेस्ट, सारी की सारी चीज़ें एग्जैक्टली सेम है, इस बार आपने अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया और क्योंकि आपने पैसा अपना इन्वेस्ट किया इसलिए आपका पैसा बढ़ के 20 साल के बाद 4.26 CR हो जाएगा। अब इसकी कैलकुलेशन आप खुद कर लेना एक्सेल में कैसे होगा, मैं यहाँ पर कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप नहीं दिखाऊंगा, बट 2.4 टाइम्स एक्स्ट्रा आप लोगों ने पैसा कमा लिया अगर आप लोग इन्वेस्टिंग करते हो। और अगर आप लोग इन्वेस्टिंग नहीं करते हो, बैंक अकाउंट में डाल देते हो, तो आपको सिर्फ 1.7 CR मिलता है 20 साल के बाद, यानी कि 2.4 टाइम्स, यानी कि करोड़ों रुपए आप लोग जो है
गवा दोगे अगर आप लोग इन्वेस्टिंग नहीं करोगे। तो इन्वेस्टिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात हम सबको इस टाइम पर समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ हमने समझ लिया मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है, कि यार अगर हमने हमारी जेब में 100 रुपए थे, एक साल के बाद लेट अस से वो 117 हो गए। अब 117 एक साल के बाद जितने मुझे लड़े से मुझे 17 रुपए का फायदा हुआ, तो अगले साल मुझे 17 का फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं बड़े अमाउंट में खेल रहा हूं गेम। इसलिए मुझे 117 का जितना भी ज्यादा मिले वो 17 से ज्यादा ही होगा, यानी कि मेरा जो प्रॉफिट होगा वो 17 से ज्यादा ही होगा अगर हम सेम ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स की बात करें तो, ठीक है। तो ये पैसे बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं, और एक टाइम पे ये नंबर इतना बड़ा हो जाता है कि यार आप भी कहोगे कि ओ माय गॉड इतने पैसे यार मैं लूज कर रहा था अगर मैं इन्वेस्टिंग नहीं करता तो, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो ये था दी मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। अब आ जाते हैं इस बात पे कि यार सब लोग इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन यार मेरे पास अगर 100 का नोट है वो मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, या मेरे पास 10,000 रुपए हैं तो मैं वो कहाँ इन्वेस्ट करूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वेयर टू इन्वेस्ट, इस सवाल का जवाब मैं यहाँ पर आपको जल्दी से देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों से एक फैक्ट शेयर करना चाहूंगा, और वो ये है कि नॉलेज टू मेक मनी इन द लॉन्ग रन is almost equal to zero, and the knowledge to make money in the short run is a lot. It's significant amount of knowledge, ठीक है। और जितने शॉर्ट टर्म में आप बात करो उतनी ज्यादा आपकी नॉलेज जो है रिक्वायर्ड होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मान लो कि मुझे सुबह के 9 बजे 9:15 पे जब मार्केट खुलती है तब आप मुझे 100 रुपए देते हो, आप कहते हो कि यार इस 100 का 225 कर दो, तो मैं ट्राई कर सकता हूं, मैं कुछ ऐसी चीजें कर सकता हूं जिससे शायद वो पैसा बढ़ जाए। यहां पर शायद वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद वो पैसा बढ़ जाए। और अगर मैं उसको बढ़ाने में कामयाब हो जाता हूं तो जो नॉलेज मैंने वहां पर लगाई वो बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी, मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। लेकिन अगर आप मुझे 10,000 रुपए देते हो और आप मुझसे ये बोलते हो कि यार इस 10,000 को बढ़ा दो, 10 साल के बाद मुझे रिटर्न कर देना, लेकिन यार इस पैसे को बढ़ा दो, तो वो नॉलेज जो कि रिक्वायर्ड होगी, वो लॉन्ग रन में जो पैसा बढ़ाने की नॉलेज है वो बहुत कम होगी, नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ नॉलेज होगी। ये चीज एक्सप्लेन करूंगा, प्रूव करूंगा आप लोगों को कि लॉन्ग रन में पैसे बढ़ाना आसान क्यों होता है और क्यों इतना ज्यादा आसान होता है। दोनों चीजें आप लोग को बताऊंगा। तो यहां पर नॉलेज टू मेक मनी इन द लॉन्ग रन इज ऑलमोस्ट जीरो, और इसकी हमको एडवांटेज उठानी ही है आपको। तो जैसे जैसे आप पैसे कमाते जा रहे हो अपनी लाइफ में, लेट से आपकी 10,000 रुपए सैलरी है या 1 लाख रुपए सैलरी है, या अगर आपकी 10 लाख रुपए भी सैलरी है, तो आपको उसमें से कुछ अमाउंट निकाल कर रखना पड़ेगा, और आपको क्या करना पड़ेगा, उस अमाउंट को इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा और द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा उठाते हुए अपनी वेल्थ को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हो तो यू आर मिसिंग आउट अ लॉट ऑन द टेबल, आप लोग बहुत पैसा जो है वो लूज करोगे। तो ये बात हम लोगों ने समझ ली। अब शॉर्ट टर्म में भी पैसा कमाया जा सकता है, लॉन्ग रन में भी कमाया जा सकता है, लॉन्ग रन में कोई भी कमा सकता है। मैं तो कहूंगा कि यार लॉन्ग रन में पैसे लूज करना मुश्किल है। व्हेन आई से लूज करना मुश्किल है, मेरा मतलब यह है कि आप अगर मेरे पास आते हो, आप मुझसे कहते हो शिट यार मैंने इन्वेस्टिंग करने की कोशिश करी और यार पैसा जो है वो सारा का सारा डूब गया और 10 साल में मुझे कोई रिटर्न नहीं मिला, देन मैं आप लोग को देख के ये बोलूंगा कि यार क्या कैसे कैसे लूज किया पैसा, मुझे बताओ, मैं इंटरेस्टेड हूं, मैं जानना चाहता हूं वो पैसा कैसे लूज किया, ठीक है। तो ये चीज यहां पर आप लोग को जानना बहुत जरूरी है, और मैं आप लोग को बताऊंगा कहां पर इन्वेस्ट करना है, फिर आप लोग को ये चीज और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंजेस की बात करते हैं। जैसे कि आप लोग दुकान पर जाते हो सब्जी खरीदने, सब्जी मंडी में जाते हो, या फिर आप लोग जाते हो चीनी की दुकान पे चीनी खरीदने, राशन की दुकान में दाल और ये सब चीज़ें खरीदने के लिए जाते हो। बिल्कुल उसी प्रकार से आप लोग स्टॉक खरीदने के लिए स्टॉक एक्सचेंज के पास जाते हो। आप कहते हो यार मुझे इस कंपनी का इतना क्वांटिटी स्टॉक दे दो, ठीक है, आप ये बात बोलते हो। अब यहां पर स्टॉक एक्सचेंज हमारे पास इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, एक है बीएसई और एक है एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं बात करूंगा अभी इनकी इंडेक्स की, ठीक है। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की एक इंडेक्स होती है। इंडेक्स क्या होती है, ये लोग क्या करते हैं कि टॉप 30 कंपनीज इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये चीज अभी एक्सप्लेन करूंगा आप लोग को कि इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन टॉप 30 कंपनीज ले लेते हैं और उन टॉप कंपनीज को मिलाकर ये सेंसेक्स इंडेक्स बनाते हैं। तो आप अगर सेंसेक्स में इंडेक्स इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप लोग टॉप 30 कंपनीज में, जो कि आपकी इंडिया की टॉप 30 कंपनीज है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसमें आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो। सिमिलरली
निफ्टी होती है एनएसई की एक इंडेक्स, ठीक है। आप निफ्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप अपने देश की टॉप 50 कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हो। कोई भी कंपनी अगर डूबती है वो निफ्टी से हट जाएगी और जो 91 नंबर पे है वो कंपनी ऊपर आ जाएगी, विच विल इंश्योर कि आप अपने देश की टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज यहां पर आप लोगों को बहुत क्लियर होनी चाहिए। अब ये मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, अगर मान लो एक स्टॉक 100 रुपए का है और मान लो कंपनी के 1000 स्टॉक्स हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख रुपए हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से स्टॉक के प्राइस से ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। कितने शेयर्स हैं मार्केट में उस कंपनी के, वो डिसाइड करेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है। आप दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करोगे, कितने शेयर्स हैं और प्राइस पर शेयर कितना है, एक शेयर का कितना प्राइस है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें जो है डिटरमिन करेंगी मार्केट कैपिटलाइजेशन। टॉप 30 सेंसेक्स, टॉप 50 निफ्टी। आप लोग क्या ये बात मानते हो कि मोस्ट ऑफ द मनी जो कि स्टॉक मार्केट में फ्लोट हो रही है वो निफ्टी में और सेंसेक्स में होगी? क्योंकि यार जो सबसे ज्यादा कमा रहा है, आप कुछ ऐसे देख लो यार कि 80% ऑफ द वेल्थ 20% ऑफ द लोगों के पास होती है। सिमिलरली 80-20 रूल यहां भी लगेगा। 80% ऑफ द मार्केट कैपिटलाइजेशन टॉप 20% ऑफ द कंपनी में होता है, ठीक है। तो यहां पर हमारे देश को, ये देश की ग्रोथ को एक बहुत अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इससे आऊंगा मैं दूसरे पॉइंट पर कि सेंसेक्स और निफ्टी बनाने की जरूरत क्या पड़ी। सारी कंपनीज थी तो यार, आईटीसी का शेयर था, अशोक लीलैंड का शेयर था हमारे पास, फिर और भी बहुत सारी कंपनीज है, एमआरएफ का शेयर था, अपोलो हॉस्पिटल का शेयर था, दीपक नाइट्राइट का शेयर था। हमको ये सब करने की क्या जरूरत पड़ गई कि यार आप हमने इंडेक्स बना दी। इंडेक्स इज द बैरोमीटर फॉर द मार्केट। मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। जैसे कि थर्मोमीटर होता है, थर्मोमीटर से आप नापते हो कि यार बुखार है किसी को, नहीं है, टेम्परेचर ऊपर जा रहा है उसका नीचे है। कल 97 था, आज 100 हो गया, यानी कि टेम्परेचर बढ़ गया। एक तरह से हम मार्केट को नाप रहे हैं, हम तोल रहे हैं मार्केट को। अब अगर आज 3 बजे लेट अस से निफ्टी ट्रेड कर रहा है 15,200 पे और 3:01 पे वो 15,000 लेट अस अज्यूम 15,400 पे ट्रेड कर रहा है। सिमिलरली अगर यही चीज डाउन जाती है, निफ्टी मान लो 15,000 पे ट्रेड कर रही है सुबह, और अगर आप दोपहर में देख रहे हो तो लेट अस से वो 14,000 पे ट्रेड कर रही है, इसका मतलब उस दिन मार्केट की जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है, ठीक है। अब इसी टर्म को थोड़ा सा रिफ्रेश करूंगा मैं कि यार बैरोमीटर फॉर द मार्केट इज बैरोमीटर फॉर द कंजम्पशन। मार्केट क्या है, क्या है मार्केट, बाजार क्या है। मैंने मान लो एक डव का शैम्पू खरीदा, मैंने बेसिकली HUL को पैसे दिए, मैंने HUL को पैसे दिए, उनसे प्रोडक्ट खरीद लिया। अगर मान लो मैंने मॉम्स मैजिक का एक बिस्कुट खरीदा, मैंने ITC को पैसे दिए और ITC को पैसे देकर मैंने क्या किया, वो कंज्यूम कर लिया। तो आई एम कंज्यूमिंग समथिंग एंड आई एम पेइंग इट टू ITC। ITC ने प्रॉफिट कमाया और ITC के पास प्रॉफिट आ गया, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है कि जितना कंजम्पशन बढ़ेगा कंपनीज का उतना फायदा होगा, कंपनीज का जितना फायदा होगा कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ेगा, जिसकी वजह से अगर वो कंपनीज निफ्टी या सेंसेक्स में है तो निफ्टी ऊपर जाएगा, सेंसेक्स नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कंपनीज जो सेंसेक्स के अंदर है निफ्टी के अंदर है वो कैसा कर रही हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि निफ्टी ऊपर गया तो लोगों का जो कंजम्पशन है वो बढ़ रहा है, एबिलिटी टू कंज्यूम बढ़ रही है, हमारे देश की इकोनॉमी ऊपर जा रही है? क्या मैं ये कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं। और अगर सेंसेक्स या निफ्टी नीचे जा रहे हैं, मैं कह सकता हूं कि यार जो एबिलिटी टू कंज्यूम है वो नीचे जाती जा रही है, ठीक है। तो ये चीज हमको क्लियर होनी चाहिए। आज आप जो जिंदगी जी रहे हो दैट इज मच मच बेटर देन अ किंग 500 ईयर्स अगो। एक राजा जो 500 साल पहले जिंदगी जीता था, उसके पास बाइक नहीं होती थी, उसके पास स्मार्टफोन नहीं होता था, उसके पास DSLR नहीं होता था। आप लोग के पास है, आप लोग के पास कंप्यूटर है, आप लोग के पास i9 प्रोसेसर है, उनके पास नहीं होता था, ठीक है। तो कुल मिलाकर कुछ भी हो, नो मैटर व्हाट, the next generation will definitely lead a better life than the previous generation। तो आज से अगर मैं 25 साल के बाद की बात करूं तो क्या एबिलिटी टू कंज्यूम बढ़ेगा या घटेगा? डेफिनेटली बढ़ेगा यार, नो डाउट बढ़ेगा। तो क्या मैं सेफली एज्यूम कर सकता हूं कि जो निफ्टी है वो आज से 25 साल के बाद ऊपर जाएगा? आप पुराना पास्ट उठाकर देख लो निफ्टी का, निफ्टी ने जो ग्रोथ दी है दैट्स इनॉर्मस, दैट्स अमेजिंग, ठीक है। तो आप अगर निफ्टी में पैसे डालते हो दैट्स सेफ, और वो इन द लॉन्ग रन बढ़ेगा ही बढ़ेगा अनटिल और अनलेस कोई वॉर ना हो जाए या फिर कोई महामारी ना आ जाए। और अगर आई भी महामारी तो इन द शॉर्ट रन जो है मार्केट नीचे जाएगी, बट इन द लॉन्ग रन मार्केट रिकवर करेगी और एबिलिटी टू कंज्यूम बढ़ेगा
और पीपल विल लीड बेटर लाइफ देन द प्रीवियस जनरेशन। तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि यार अगर हम निफ्टी में इन्वेस्ट करते हैं दैट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। आई हैव बीन इन्वेस्टिंग इन निफ्टी फ्रॉम अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि जब हम निफ्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम लोग सिर्फ टॉप 30 और टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब अगर मैं मिस आउट नहीं करना चाहता छोटी कंपनीज को, उन छोटी कंपनीज को जो कि शायद आज से 10 साल के बाद बहुत ऊपर हों और बहुत ही छोटे मकाम से एक ह्यूज सक्सेस प्राप्त करें, तो मैं चाहूंगा कि मैं स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट करूं और मैं जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ यानी कि जिन सेट ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा हूँ थोड़ी सी ब्रॉड रखूँ, 50 से भी ज़्यादा ब्रॉड रखूँ। तो मैं BSE 500 में इन्वेस्ट कर सकता हूँ जो कि कवर करती है टॉप 500 कंपनीज। इसके बारे में आप लोग देख लेना, इसका चार्ट देख लेना, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मैं आऊँगा अब अगले पॉइंट पर जो कि वंस अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल फंड सही नहीं है एंड लेट मी एक्सप्लेन दिस। मुझे ये आपको एक्सप्लेन करने दो। होता क्या है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, सबसे पहले इस बारे में बात कर लेते हैं। म्यूचुअल फंड्स आपसे ये कहते हैं कि यार हम लोग फंड मैनेजर हैं, हमारे पास कुछ एक्सपर्ट्स हैं और ये जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको आपकी वेल्थ बढ़ाने में मदद करेंगे। ठीक है, आपको आपकी वेल्थ बढ़ाने में मदद करेंगे। बट और ये बट वो बताते भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा होता है बट। वो ज़्यादा प्रीच नहीं करते अपने बट को। वो आपसे कुछ पैसे लेंगे, वो आपसे कुछ चार्जेस लेंगे और वो चार्जेस मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, इन अ वेरी वेरी लॉन्ग रन दे कैन नेवर एवर बीट निफ्टी। आप जाकर उठाकर देख लो चार्ट्स, मेरी बात पर यकीन मत करो, आप चार्ट्स उठाकर देख लो कि यार निफ्टी ने आज से 8 साल में कितना आपको रिटर्न दिया। और आपके फेवरेट कोई भी आप एक म्यूचुअल फंड उठाकर देख लो, HDFC का मिड कैप अपॉर्चुनिटीज उठाकर देख लो, और भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं, कोई सा भी आप उठाकर देख लो। हमारे पास हज़ारों म्यूचुअल फंड्स हैं इंडिया के अंदर, आप उनको उठाकर देख लो, उनकी परफॉर्मेंस देख लो और आप निफ्टी की परफॉर्मेंस देख लो और आप भी चौंक जाओगे कि यार जिसका आप लोग इतना कुछ पे कर रहे हो, सिर्फ मैनेजमेंट फीस, एंट्री लोड, एग्जिट लोड, वो आपको पे करने की ज़रूरत भी नहीं थी। आप सीधे निफ्टी में इन्वेस्ट कर सकते थे। लेकिन ये बात आपको कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी नहीं बताएगी और आपसे जितने टाइम तक ये बात छुपती है वो छुपाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं कि यार अगर आप लोग अपनी बैंक सेविंग्स को अपने बैंक में पड़े रहने देते हो तो क्या होता है उसका। आप सोचोगे कि यार वो पैसा उतना ही रहेगा, मुझे 4% का जो है इंटरेस्ट मिलेगा और मेरा पैसा बढ़ेगा। डेफिनेटली नॉट, आपका पैसा बढ़ेगा नहीं, वो पैसा आपका घटेगा। कैसे घटेगा यार, इन्फ्लेशन उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपका जो रखा हुआ पैसा है वो आज से 25 साल बाद उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। इसीलिए इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब हाँ, मैं ये बात मानता हूँ कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, उससे अच्छा म्यूचुअल फंड में डाल दो, दैट्स बेटर। बट अगेन इफ वी हैव दिस, व्हाई डू दिस। ठीक है, तो यहाँ पर बैंक सेविंग्स हमने देख लिया कि यार हमको उतना रिटर्न नहीं दे सकते। तो अगर हम यहाँ पर म्यूचुअल फंड में नहीं डालना चाहते पैसे, तो हम किस तरह से अपने पैसों को इन्वेस्ट करें, इस बारे में बताता हूँ। आप लोग ETF या इंडेक्स फंड्स, इन दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब आप में से कई लोग हो गए यार 15,000 रुपये का निफ्टी का स्टॉक है, मेरे पास तो सिर्फ लेट अस से 800 रुपये है, मैं कैसे स्टार्ट करूँ। यू कैन इवन इन्वेस्ट 800 रुपये। हमारे पास बहुत सारे ऐसे ETF और इंडेक्स फंड्स हैं जो कि निफ्टी को रेप्लिकेट करते हैं। आप 100 रुपये के करीब आप खरीद सकते हो एक स्टॉक। जैसे कि मैं अगर ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी की बात करूं तो उसको आप 115 116 पे ट्रेड कर रहा है अभी, आप लोग देख लेना कितने पे ट्रेड कर रहा है। आप लोग मतलब कहने का मतलब यह है कि आपको 15,000 डालने की जरूरत नहीं है अगर निफ्टी 15,000 का ट्रेड कर रहा है। यू कैन इवन स्टार्ट विद एज लो एज 200 300 400 रुपये। ठीक है, आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये जो इंडेक्स को रेप्लिकेट करते हैं ETF और इंडेक्स फंड्स में, ये म्यूचुअल फंड्स नहीं है, ये इंडेक्स को रेप्लिकेट करते हैं। इनफैक्ट इंडेक्स फंड को एक तरह का म्यूचुअल फंड माना जा सकता है, बट इट्स मच 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 बेटर देन वो म्यूचुअल फंड जो कि एक फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है। ठीक है, मैं आप लोग को अपने एक दोस्त की कहानी बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है जो कि फंड मैनेजर है। मैंने उससे बात करी, मैंने उससे कहा कि यार म्यूचुअल फंड में डालने से अच्छा मैं यहाँ ना डालूँ। तो उससे मेरे साथ कुछ देर तक तो आर्ग्यू किया, बट इवेंचुअली उसको मेरे साथ एग्री करना ही पड़ गया फाइनली। ठीक है, वो एक फंड मैनेजर है, ही इज मेकिंग अ लिविंग आउट ऑफ दिस, उसके बावजूद भी उसको मुझसे एग्री करना ही पड़ गया। ठीक है, अब होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये लोग फॉल्स होप्स देते हैं आपको, जो फंड मैनेजर्स हैं और आपका जो बैंक वाला है। जैसे मान लो आपने किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवाया, ठीक है, वो आपको कॉल करेंगे, वो आपको बोलेंगे कि यार आप इस म्यूचुअल फंड में खरीद लो, आपके पैसे ऐसे पड़े हुए हैं, आपको इन्वेस्टिंग करना चाहिए। आपको इन्वेस्टिंग के नाम पर वो म्यूचुअल फंड दिलवाएंगे। अब वो बंदा जो आपको म्यूचुअल फंड दिलवा रहा है उसका कमीशन होता है, जो फंड मैनेज कर रहा है उसका कमीशन होता है, फिर उसके बाद एंट्री लोड, एग्जिट लोड, जो कंपनी जिसका म्यूचुअल फंड है उसका कमीशन अलग से होता है। तो ये पैसे जो आप, पहली बात तो आप प्रॉफिट बना लो पहले। अब अगर आपने प्रॉफिट बना लिया उसके बाद आप ये सारे पैसे दो, अप टू 2.5% का हमारे पास ER होता है जो कि एक्सपेंस रेशियो है। ठीक है,
2.5% तक का आप एक्सपेंस रेशियो दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद आप 4% एग्जिट लोड दे रहे हो, यानी कि आप जब भी पैसे निकाल रहे हो आपको 4% यहाँ पर अपने पैसे को देने की जरूरत पड़ रही है। तो आप क्यों ऐसे चक्कर में पड़ना चाहते हो व्हेन यू कैन डू दिस, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि म्यूचुअल फंड मेरे हिसाब से सही नहीं है। वी हैव बेटर ऑप्शंस लाइक ईटीएफ एंड इंडेक्स फंड्स। ईटीएफ और इंडेक्स फंड में एक फंडामेंटल डिफरेंस होता है, बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस होता है जिसमें मैं नहीं जाऊंगा अभी, बट आप इन दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो। बस बात ये होती है कि यार ये दोनों ही निफ्टी को रेप्लिकेट करते हैं, ठीक है। इंडेक्स फंड्स को मैं कहूंगा रेप्लिकेट करते हैं, सेंसेक्स या निफ्टी जैसे इंडेक्स फंड्स को, ठीक है। और ये बता भी देते हैं कौन से इंडेक्स फंड को रेप्लिकेट कर रहे हैं, ठीक है। कीप होल्डिंग इज अ फॉल्स होप, इसके बारे में बात करते हैं कि यार आपको आपका फंड मैनेजर बार बार बोलेगा कि यार कीप होल्डिंग कीप होल्डिंग कीप होल्डिंग। मान लो आपने एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, आपका जो पैसा है लेटस से वो माइनस में चला गया, डूब गया, और ऐसा होता है, मैं दिखाऊंगा, आप उठा के देख लो खुद ही म्यूचुअल फंड्स। यार आपने 1.5-2 साल तक इन्वेस्ट किया, आप निफ्टी को देखो, निफ्टी कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी ऊपर, और आप म्यूचुअल फंड को देखोगे आपका म्यूचुअल फंड नीचे को जा रहा है। आप कॉल करोगे उस बंदे को जिसने आपको बोला था कि यार ये म्यूचुअल फंड खरीद लो, आप बोलोगे यार मेरे तो पैसे डूब गए, मैं क्या करूं। वो आपको बोलेगा सर आप होल्ड करिए, पेशेंस रखिए, ये बहुत ऊपर जाएगा, अरे निफ्टी को भी बीट करेगा, देखते जाइए सर। वो आपको यही बोलेगा और वो बोलता ही रहेगा। तो जो कीप होल्डिंग वाली बात है ना, इट्स अ फॉल्स होप। आप लोग उठाकर देख लो, जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो इन द लॉन्ग रन निफ्टी से बेटर परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर वो निफ्टी से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, किसी भी इंडेक्स फंड से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, तो शॉर्ट रन में जरूर कर सकते हैं। और शायद ही हजारों फंड्स में से 1-2 फंड ऐसे होंगे जो कि शॉर्ट रन में निफ्टी को बीट करें। लेकिन यहां पर क्या होगा कि आपका जो निफ्टी है वो इन द लॉन्ग रन मतलब 10 साल 15 साल की अगर मैं बात करूं, निफ्टी जैसी इंडेक्स को कोई भी म्यूचुअल फंड को बीट करना इज वेरी 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 डिफिकल्ट, ठीक है। अब मान लो 1000, 1500, 2500 फंड में से 1 या 2 फंड निफ्टी को बीट कर रहे हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप उसी म्यूचुअल फंड में पैसे लगा रहे हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सा वाला म्यूचुअल फंड बीट करेगा निफ्टी को। और निफ्टी को बीट करने के पीछे ही अगर आप भाग रहे हो, इसीलिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, इससे अच्छा निफ्टी में इन्वेस्ट कर लो। आई होप आई एम क्लियर, मैंने आप लोग को बता दिया, आप लोग को ये सब चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है दे नेवर एवर वांट यू टू नो। जो म्यूचुअल फंड वाली कंपनी होती है ये आपको कभी भी वो नहीं चाहेंगे कि आप लोग को पता चले। कुल मिला के बात ये है, ठीक है। तो हम ये सारे चार्जेस जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं देना चाहेंगे, ठीक है। और हम लोग निफ्टी में इन्वेस्ट करेंगे। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि इन द लॉन्ग रन अगर आपको अपने पैसे को रखना है तो निफ्टी इज अ वेरी गुड वे टू ग्रो योर मनी। मैंने अर्न मनी नहीं बोला, टू ग्रो योर मनी। और मेरी तरह अगर आप लोग भी फुल टाइम इस चीज़ में नहीं है, मैं इस चीज़ में फुल टाइम बिल्कुल भी नहीं हूँ, बस मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत जल्दी स्टार्ट किया था ये सब करना, इसीलिए मुझे सब चीज़ों के बारे में नॉलेज है। अगर आप लोग भी फुल टाइम इस चीज़ को नहीं करते देन आप लोग देखो यार, कोई भी स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा ना मुझे पता है, ना आपको पता, ना आपके फेवरेट फंड मैनेजर को पता है, ना ही उसको पता है जो कि क्लेम करता है कि यार मैं बता दूंगा कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा। किसी को भी नहीं मालूम। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, एकदम 125% क्लियर कट, कि यार किसी को नहीं मालूम कि कल आईटीसी का स्टॉक ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा। अगर उसको मालूम होता तो वो लोन लेके सारे वैसे आईटीसी या जो भी स्टॉक वो कह रहा है ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा उस पर डाल देता, और वो बहुत सारे पैसे अब तक कमा चुका होता सिर्फ इससे, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए आप लोग को, किसी को नहीं मालूम है। हम अपने पैसे को ग्रो करने के लिए निफ्टी के अंदर डालेंगे, ठीक है। ये बात आप लोग को पता होनी चाहिए। अब बात करूंगा एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम की। व्हाट इज एक्टिव इनकम एंड व्हाट इज पैसिव इनकम एंड व्हाई यू नीड टू हैव सम सोर्स ऑफ पैसिव इनकम। पैसिव इनकम में आपका पैसा आपके लिए काम करता है। एक्टिव इनकम में आप अपने टाइम को ट्रेड करके मनी, ठीक है, कमाते हैं। अब यहाँ पर देखो कि यार अगर आप लोग काम कर रहे हो, लेट से आप काम कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको काम नहीं करना है, मैं पहले ही क्लियर कर दूं आप लोग को। मान लो आप लोग काम कर रहे हो, आप पैसे कमा रहे हो, आप दिन में 24 घंटे में से सिर्फ 8 घंटे, मैं अगर सारे के सारे टाइम को निचोड़ दूं, आपके खाना खाने वाले टाइम को हटा दूं, आपके वॉशरूम जाने वाले टाइम को हटा दूं, आपके पानी पीने वाले टाइम को हटा दूं, छोटे मोटे ब्रेक्स को हटा दूं, तो अगर मैं स्क्वीज कर दूं तो आप ऑन एन एवरेज 8 घंटा ही काम करोगे साल में, पर डे, ठीक है। और दूसरी बात यह कि यार आपकी उस टाइम की वैल्यू सोसाइटी में कितनी होगी। आपके टाइम की वैल्यू, अगर मैं कहीं पर जाता हूँ बाहर, मेरे टाइम की, मुझे नहीं पता मेरी टाइम की वैल्यू, एक एवरेज इंसान के पर्सपेक्टिव से मैं ये बात बोल रहा हूँ कि उसके टाइम की वैल्यू सोसाइटी में कितनी परसीव होगी, ठीक है। तो इट इज अमेजिंग टू हैव सम सोर्स ऑफ passive income, or rather I should say कि यार it is mandatory to have some source of passive income for you if you want to be very successful, ठीक है।
पैसिव इनकम होने से क्या होता है कि आपका पैसा 24 घंटे आपके लिए काम कर रहा है, इजंट इट कूल? और आप 8 घंटे काम कर रहे हो थक के, उसके बाद आप कुछ पैसे कमा रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको ये नहीं करना है, आपको एक्टिव इनकम भी रखनी है एंड आपको पैसिव इनकम भी रखनी है। एंड पैसिव इनकम इज एन इनकम जो कि आपके लिए पैसा काम करके पैसा बनाती है, ठीक है? तो ये चीज़ हमको एकदम क्लियर हो गई, ठीक है? अब यहाँ पर ये जो चीज़ है जिसके अंदर बहुत सारे लोग प्रीच भी कर रहे हैं, इस चीज़ को मैं बता दूं, बहुत सारे लोग प्रीच भी कर रहे हैं और मैं इसको डीमिस्टिफाई करूंगा आप लोग के लिए। फुल टाइम स्टॉक ट्रेडर आप लोग नहीं बन सकते, एक साधारण इंसान फुल टाइम स्टॉक इन्वेस्टर नहीं बन सकता। और उसका रीजन है, मैं आपको उसका रीजन बताता हूं। आप फुल टाइम फंड मैनेजर बन सकते हो, आप एक ऐसे इंसान बन सकते हो जो कि वेल्थ मैनेज कर रहा है, आप एक ऐसे इंसान बन सकते हो जो कि शायद टिप्स दे रहा है, ठीक है? बट फुल टाइम स्टॉक ट्रेडर, सिर्फ स्टॉक से पैसे कमाना इज रियली वेरी रिस्की एंड आई डोंट थिंक दिस इज समथिंग यू शुड लुक आफ्टर। आप सोचो भी मत इसके बारे में। हाँ, हम लोग निफ्टी में इन्वेस्ट करेंगे, हाँ हम लोग कुछ स्ट्रैटेजीज बनाएंगे जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, बट दिस इज समथिंग। और अगर आप लोग कॉलेज में हो और स्कूल में हो, मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस चीज़ को समझने के लिए बहुत नादान हो। आपको लोग बताएंगे कि देखो मैंने इतने कमा लिए, मैंने देखो करोड़ों कमा लिए सिर्फ बैठे बैठे, सिर्फ ट्रेडिंग करके। दैट जस्ट डजंट हैपन। इतनी आसानी से नहीं होता है, बहुत बड़ा रिस्क होता है उसके पीछे जो कि वो आपको नहीं दिखाया जाता। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये बहुत रिस्की चीज है। आप में से 99.9% लोगों के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीज आप लोग को एकदम क्लियर कर लेनी है अपने लिए, ठीक है? एक और बात ये कि यू विल डेफिनेटली मेक मिस्टेक्स अगर आप लोग ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो आज। चाहे आप मेरा वीडियो देख लो, चाहे आप सारी किताबें पढ़ लो, आप कुछ भी कर लो, जब तक आप उतरोगे नहीं पैसे लेके मार्केट में, जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे इन सब चीज़ों को, आप लोग बिल्कुल मिस्टेक करोगे ही करोगे। इसीलिए अपना मेजर पैसा किसी भी इंट्रा डे में, जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे, कुछ गलतियों के बारे में बात करेंगे, एकदम से सारा पैसा अपना एक स्टॉक में, ये आपको बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं करना है। हालांकि निफ्टी बहुत सेफ है, मैं आप लोग को अभी भी बता दूं, निफ्टी इज वेरी वेरी सेफ। आप लोग एक बिग अमाउंट ऑफ बिग चंक ऑफ योर अमाउंट किसी भी इंडेक्स फंड में डाल सकते हो एंड दैट्स प्रीटी सेफ। रीजन बीइंग कि यार अगर आपने 10 लाख रुपए अपने निफ्टी में डाले, या 1 लाख रुपए निफ्टी में डाले, या 10,000 भी निफ्टी में डाले, तो आपके पास अगर 15,000 रुपए की आज निफ्टी है, तो ऐसा तो है नहीं कि कल निफ्टी जीरो होने वाली है, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। दैट्स टोटली इम्पॉसिबल। 15,000 से निफ्टी 14,000 हो जाएगी एंड इट देयर अ वेरी हाई चांस कि फ्यूचर में रिकवर करेगी। तो शॉर्ट टर्म में आप लूज कर सकते हो, बट लॉन्ग रन में, और लॉन्ग रन जब मैं कहता हूँ, मैं 1 साल की भी अगर बात करूँ तो डेफिनेटली निफ्टी ऊपर ही जाती है, ठीक है? आप लोग चाहो तो उठाकर देख लो पुराना जो ग्राफ है निफ्टी का। आई होप दैट मेक्स सेंस कि यार क्यों जाती है, मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया आप लोग को। अब यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि शुरू में आप गलती करोगे, छोटे से स्टार्ट करो। मैं तो कहूँगा अगर आप लोग निफ्टी में भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो कम से कम 1 महीना आप लोग मार्केट स्टडी कर सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि 1 महीने में बहुत कुछ हो जाएगा। आप 1 महीना मार्केट में बैठ के स्टडी कर सकते हो। आज से भी अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्ट लुकिंग एट स्टॉक्स, स्टार्ट लुकिंग एट बैलेंस शीट्स, स्टार्ट लुकिंग एट कि कौन सा स्टॉक कब ऊपर जाता है, कितने बजे मार्केट खुलता है, कितने बजे क्लोज होता है। अगर आप एकदम एब्सोल्यूट बिगिनर हो तो ये सबसे आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? तो यू विल मेक मिस्टेक्स, ये आप याद रखना हमेशा। नो मैटर व्हाट यू विल मेक मिस्टेक्स। मैंने करी है मिस्टेक्स, उसी के साथ साथ हर कोई करता है मिस्टेक, चाहे कोई भी हो, ठीक है? तो ये बात आप लोग को पता होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने देख ली। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर एक ट्रेडिंग टिप्स के स्कैम की तरफ, जो कि मैंने जब सुना था तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, आप लोग को भी बताता हूँ। और ये तब होता था जब मैं कॉलेज में था, तब बहुत ज़्यादा होता था। आज की तारीख में भी शायद होता हो, बट मे बी आज की तारीख में इतना ना होता हो। तो होता क्या है कि एक आपके पास कॉल आती है। मान लो एक बंदा आपको कॉल करता है, आपको बोलता है कि यार ये वाला स्टॉक खरीद लो, ये ऊपर जाएगा। आप इग्नोर कर देते हो, मैं नहीं खरीद रहा, ठीक है? अब अगले दिन देखते हो स्टॉक ऊपर चला गया। आपके पास दूसरे दिन कॉल आती है कि यार ये वाला स्टॉक ऊपर जाएगा और ये वाला स्टॉक ऊपर जाएगा। आप देखते हो, आप कहते हो नहीं मेरे को नहीं खरीदना। अगले दिन देखते हो उसकी बात सच निकलती है। पहली बार सच निकली, दूसरी बार उसकी कॉल सही थी, तीसरी बार उसकी कॉल सही थी, चौथी बार भी सही थी, पांचवी बार भी सही थी। अब छठी बार वो कहता है कि यार अब मुझे बॉस आपको पैसे देने पड़ेंगे, फिर मैं आपको टिप्स दूंगा। तो आप सोचोगे कि यार ये बंदा तो हमेशा सही बता रहा है और सारे के सारे जो भी कॉल से दे रहा है वो सच निकल रहे हैं, तो क्यों ना मैं इन्वेस्ट कर दूं इसके कॉल के आधार पर। और आप उस बंदे को पैसे दे दोगे और पैसे देने के बाद आप उसके कॉल के हिसाब से इन्वेस्ट करोगे और आपका पैसा बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, 50-50 चांसेस होंगे। लेकिन उस बंदे ने आपको बेवकूफ़ बना दिया। देखो कैसे। तो मान लो उसने 1 लाख लोगों को कॉल किया, उनमें से 50,000 लोगों से वो बोलेगा कि आईटीसी का स्टॉक यस ऊपर जाने वाला है, और 50% लोगों से बोलेगा कि यार नहीं आईटीसी का स्टॉक तो नीचे जाने वाला है, ठीक है? अब मान लो एक्चुअल में आईटीसी का स्टॉक जो है वो ऊपर चला गया।
वो अब इन 50,000 लोगों से, जिसको उसने बोला था कि आईटीसी का स्टॉक ऊपर जाने वाला है, उसको वो वापस से बोलेगा दीपक नाइट्रेट का स्टॉक जो है वो नीचे जाएगा। ठीक है, मान लो नीचे चला गया, तो इन 25,000 लोगों को फिर से वो इनको दो में बांट देगा। तो इसी तरह से वो एक बाइनरी ट्री बना लेगा, और बाइनरी ट्री बनाने के बाद इवेंचुअली वो लोगों को बोलेगा कि यार देखो, मान लो बाला ये 25,000 लोग ही बचे, मान लो इन 25,000 को वो कॉल करके बोलेगा कि यार देखो मैंने तुम्हें बहुत फ्री में कॉल दे दी, अब मैं कॉल के पैसे लिया करूंगा, अब तुम मुझे इतने पैसे दो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कौन सा स्टॉक ऊपर जाता है और कौन सा नीचे जाता है। और बहुत सारे मासूम लोग इसमें फंस जाएंगे और पैसे दे देंगे, कहेंगे लो यार ये बंदा तो सब कुछ सही बता रहा है, इसको पैसे दे देता हूँ। ठीक है, तो ये एक स्कैम है, एक बड़ा स्कैम। ठीक है, तो ये चीज़ बिवेयर, ठीक है, बिवेयर ऑफ दिस स्कैम। तो ये पता होना चाहिए आपको कि इस तरह के स्कैम्स भी चलते हैं, आपको किसी की नहीं सुननी है। और इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो, किसी को नहीं पता कि कल कौन सा स्टॉक ऊपर जाने वाला है, कौन सा नीचे जाने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पता चल गई। अब यहाँ पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो चीज़ मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, ये और ये, इससे पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ मैं कि यार ये काम आपको तब करने हैं जब आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाए। आज ये वीडियो देखकर कल से शुरू मत हो जाना, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसके पास लेट से 10,000 है इन टोटल, आप स्टूडेंट हो, मान लो आपके पास इन टोटल 5,000, 10,000, 50,000 भी हैं, तो अपने पैसे को संभाल कर रखो, एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की तरह इन्वेस्ट करो। निफ्टी में डाल सकते हो पैसा, लेकिन ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसमें इनिशियली रिस्क हो सकता है। हैविंग सेड दैट, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और दिस इज समथिंग दैट कैन मेक यू अ लॉट ऑफ मनी इन स्टॉक मार्केट्स। ठीक है, और इससे मैंने पर्सनली बहुत पैसे कमाए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वो बिगिनर्स को तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप कल से इंट्राडे ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हो ऐसे स्टॉक्स में कि यार कोई भी स्टॉक 50% प्रोबेबिलिटी है ऊपर जाएगा, 50% प्रोबेबिलिटी है नीचे जाएगा। ठीक है, ये तो हमको क्लियर है, ये तो सबको पता है। ठीक है, ये तो हर इंसान को पता है। ठीक है, तो अगर आप लोग रैंडमली जो है सिक्का उछाल के हेड तो मैं डालूंगा, टेल तो मैं नहीं डालूंगा, इस तरह के काम अगर आप लोग करोगे तो इन द लॉन्ग रन यू विल लूज। हम बात करेंगे क्यों, ठीक है, हम लोग बात करेंगे क्यों। बट इफ यू मेक प्रॉपर स्ट्रैटेजीज, इंट्राडे ट्रेडिंग भी आप लोग को बहुत पैसे कमाकर दे सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है क्लियर होनी चाहिए आपको। मैं भी आपको बताऊंगा, लक डजंट लास्ट फॉर एवर। जो लक होता है, जो किस्मत होती है, वो हमेशा के लिए नहीं होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो किस्मत है वो लिमिटेड टाइम के लिए है, वो आपके साथ हमेशा नहीं रहेगी। इन द लॉन्ग रन आपकी स्किल्स काम आने वाली हैं। ठीक है, आपने शायद एक एग्जाम निकाल लिया लक के बेसिस पे, आपने शायद दूसरा एग्जाम भी निकाल लिया लक के बेसिस पे, तीसरे एग्जाम में अगर आपको कुछ नहीं आता है फेल हो ही जाओगे। ठीक है, बार बार तुक्का नहीं लगता है। इसके बाद स्विंग ट्रेडिंग, जिसके बारे में बात करूंगा, अभी आऊंगा इस चीज़ पर। ठीक है, इस पे हम वापस आएंगे। स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, बेसिकली हम लोग आज खरीदते हैं और उसके बाद 15 दिन तक होल्ड करते हैं और 15 दिन के एंड में हम लोग बेच देते हैं। मैं पर्सनली बहुत करता हूँ, कैसे करता हूँ ये भी बताऊंगा। ठीक है, ट्रेड लाइक अ कैसीनो, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और क्यों वाई शुड यू ट्रेड लाइक अ कैसीनो, ये आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। और ये जो है, ये मैं कहूँगा फाउंडेशन है स्टॉक मार्केट में। अगर आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो और शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हो, दिस इज द फाउंडेशन। ठीक है, इससे आप लोग, इसको आप लोग को दिमाग में बैठा लेना है कॉन्सेप्ट को, जो मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले कैसीनो, कैसीनो कैसे पैसे कमाता है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। मैं जब सिंगापुर गया था तब मैंने वहाँ पर एक कैसीनो में गया था, न्यू ईयर सेलिब्रेशन चल रहा था। ठीक है, वहाँ पर मेरा दोस्त मुझे लेकर गया था और लोग कैसीनो खेल रहे थे। और वहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी, मुझे उसने एक्सप्लेन की थी ये चीज़ कैसीनो के बारे में। जो आपका कैसीनो होता है उसमें एक बॉल घूम रही होती है। ठीक है, और ये जो बॉल होती है, जो यहाँ पर 18 सेक्शंस होते हैं वो ब्लू होते हैं और उनमें ऑड नंबर्स लिखे होते हैं। जैसे कुछ इस तरह से आप समझ लो, ये 1 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर 2 है, फिर यह 3 लिखा हुआ है। तो ये जो होगा ये ब्लू होगा, ये ब्लू होगा। जो ऑड नंबर्स हैं वो ब्लू होंगे, जो इवन नंबर्स हैं वो रेड होंगे। ठीक है, तो 18 ऑड नंबर्स हो गए। आप एक घड़ी की तरह समझ लो, घड़ी में एक ऐसी घड़ी जिसमें 18 ऑड नंबर्स हैं, 18 यहाँ पर सेक्शंस बने हुए हैं, सेक्टर्स बने हुए हैं जिसके अंदर ऑड नंबर्स लिखे हुए हैं, और 18 इवन नंबर्स लिखे हुए हैं जो कि रेड से मार्क्ड होते हैं। ठीक है, तो ये जो है रेड से मार्क्ड होगा। मैं यहाँ पे आर लिख देता हूँ, मेरे पास रेड मार्कर भी है, बट आप समझ जाओ यहाँ पर। ठीक है, ब्लू रेड, ब्लू रेड, ब्लू रेड, इवन ऑड, सॉरी ऑड इवन, ऑड इवन, इस हिसाब से ये ऑड ये इवन। ठीक है, लेकिन इसी के साथ साथ 2 ग्रीन भी होते हैं। ठीक है, 2 ग्रीन भी होते हैं नंबर्स, एक होता है 0,
एक होता है डबल ज़ीरो, ठीक है, एक डबल ज़ीरो होता है। ये ग्रीन कलर से मार्क्ड होते हैं, ये जो नंबर्स हैं ये ग्रीन कलर से मार्क्ड होते हैं। और तो 18 ब्लू होते हैं कुल मिलाकर, 18 रेड होते हैं और 2 ग्रीन होते हैं। ये 18 रेड और 2 ग्रीन जो होते हैं, इस पर अगर बॉल रुकी, अगर बॉल को घुमाया गया, स्पिन किया गया और बॉल इस पर आकर रुकी, तो जो जीत होगी वो कसीनो की होगी, ठीक है, कसीनो की जीत होगी। तो यहां पर सी लिख देता हूं। और अगर आपने मैनेज कर लिया बॉल को रोकना इन 18 जो हमारी ऑड, ये जो हमारी 1 3 5 7 ऑड नंबर्स वाली सेक्टर्स हैं, उसमें अगर आपने रोक दिया बॉल को, तो आप जीतोगे। अब बेसिक मैथमेटिक्स हम सबने पढ़ी हुई है। बेसिक मैथमेटिक्स के हिसाब से अब मुझे ये बताओ कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आप जीतोगे और कितनी प्रोबेबिलिटी है कि कसीनो जीतेगा। देखो कसीनो के फेवर में 2 नंबर एक्स्ट्रा हैं, 2 ग्रीन एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। तो आप जीतोगे इसकी प्रोबेबिलिटी है 47.3%, कसीनो जीतेगा इसकी प्रोबेबिलिटी है 52.7%। ये कैलकुलेट कर लेना, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय पॉसिबल आउटकम इनटू 100 विल बी परसेंटेज प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और नहीं भी करते हो कैलकुलेट तो मैं बता रहा हूं, ठीक है। 47.3 57 52.7, तो कसीनो की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है जीतने की, जिसका मतलब है इन द लॉन्ग रन कसीनो विल विन। व्हाई? देखो यार, प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है, अगर आप एक सिक्का उछाल दो, मान लो आपने 5 बार उछाला, 4 बार हेड्स आया, 1 बार टेल आया, दिस इज पॉसिबल, ठीक है, 4 बार हेड्स आ गया, 1 बार टेल आ गया। लेकिन अगर आप 1 मिलियन टाइम सिक्के को उछालते हो, तो ऑलमोस्ट 50% ऑफ द टाइम्स आपका हेड आएगा, 50% ऑफ द टाइम टेल आएगा, ठीक है। अगर जो सिक्का है वो रिग्ड है, तब शायद थोड़े से जो आउटकम है वो चेंज हो जाए। यहां पर जो गेम होता है वो रिग्ड होता है इन फेवर ऑफ कैसीनो। कैसीनो के फेवर में गेम रिग्ड होता है एकदम, ठीक है। मैंने से रिग्ड मतलब उनके फेवर में होता है, ठीक है। तो 5.4% की एज होती है कसीनो को, यानी कि कसीनो के पास 5.4% का एडवांटेज होता है। ये जो 5.4% की एडवांटेज है, इसके बलबूते वो सारा पैसे कमाते हैं। वो ड्रिंक्स फ्री में देते हैं, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई होती है, उसका रेंट होता है या फिर उसके चार्जेस होते हैं, और इतने सारे लोग कसीनो में काम कर रहे होते हैं। वो सारा पैसा सिर्फ इस एज की वजह से पे ऑफ हो पाता है, क्योंकि लोग आते हैं खेलने के लिए। जितने ज्यादा लोग खेलेंगे उतना पैसा कसीनो बनाएगा, क्योंकि कसीनो के पास एज है 5.4% की, ठीक है। अगर 1 मिलियन ऑफ द टाइम गेम खेला गया, तो आप इन परसेंटेज के हिसाब से देख लो कि कितनी बार कसीनो जीतेगा और कितनी बार लोग जीतेंगे, और उसके हिसाब से देख लो कि कितने पैसे कसीनो बनाएगा। तो कसीनो ऑलवेज विंस, द हाउस ऑलवेज विंस के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो आपको ट्रेडिंग करते समय कसीनो का जो मॉडल है उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। ये कैसे किया जाएगा? ये किया जाएगा टेक्निकल एनालिसिस, हमारी कोडिंग स्किल्स और फंडामेंटल एनालिसिस के बलबूते पर। मतलब ये है कि जब भी हम पैसे डाल रहे हैं शॉर्ट टर्म में कमाने के लिए स्टॉक मार्केट से, जब भी हम शॉर्ट टर्म में पैसे कमाने के लिए अपने पैसे डाल रहे हैं, हम तभी डालेंगे जब हमारे पास एडवांटेज हो, जब हमारे पास ये एज हो, ठीक है। अगर मुझे लगता है कि कोई स्टॉक 75% ऑफ द चांसेस हैं कि ऊपर जाएगा, 25% ऑफ द चांसेस ही हैं कि नीचे जाएगा, तभी मैं उसमें पैसे डालूंगा। लेट मी एक्सप्लेन। मान लो मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखती है मार्केट में, और ये अपॉर्चुनिटी मैं अपनी कोडिंग स्किल्स के हिसाब से और अपने डेटा सोर्स पर कुछ कोड्स हैं उनको रन करके निकालता हूं। ये जो अपॉर्चुनिटीज है मेरी, लेट अस से मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है आईटीसी के स्टॉक की, कि यार आईटीसी का स्टॉक जो है सारे इंडिकेटर्स के हिसाब से ऊपर जाएगा। सारे इंडिकेटर्स, यानी कि लिटरली सारे इंडिकेटर्स, मान लो मैंने 10 इंडिकेटर्स लगाए उस पर, सारे इंडिकेटर्स ये कह रहे हैं कि भाई ये तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, इतना लो है ही नहीं इसका कॉस्ट। पी बाई ई रेशियो हो, आपका कुछ भी लगा लो उस पर, ठीक है। ये आईटीसी का जो स्टॉक है वो मुझे मेरे इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि ऊपर जाएगा। तो मेरे इंडिकेटर्स के हिसाब से लेट अस से 75% चांसेस हैं कि ये ऊपर जाएगा और 25% ऑफ द चांसेस हैं कि ये नीचे जाएगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये 100% ऊपर ही जाएगा, ना ना ना, ऐसा नहीं होगा। नीचे भी तो जा सकता है, बिल्कुल नीचे जा सकता है, लेकिन 75% चांसेस है कि ये ऊपर जाएगा। अगर स्टॉक प्राइस 210 रुपए है, तो मैं क्या करूंगा, मान लो मुझे दिख रहा है यार ये 75% ऑफ द चांसेस ऊपर जाएगा, मैं टारगेट लेके चल रहा हूं 215 का, और मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा 207 पे। मैं कहूंगा अगर ये 207 हुआ, यानी कि जो मैंने सोचा था वो नहीं हुआ, स्टॉक नीचे की तरफ जाने लगा, इसका मतलब मुझे सेल करना है नो मैटर व्हाट।
मुझे अपने लॉसेस को कट कर देना है। लेकिन 75% ऑफ द चांसेस मेरे हिसाब से ये 215 पर जाने वाला था, तो मैं क्या करूंगा कि 215 होते ही मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा। यानी कि अगर मैंने 100 यूनिट खरीदे हुए हैं इसके, तो मैं अपने 500 रुपये लेकर मार्केट से 9-11 हो जाऊंगा। ठीक है, मैं इस स्टॉक को बेच दूंगा। कुल मिला के कहने का ये मतलब है। अब मान लो कि ये स्ट्रैटेजी जो है मेरे फेवर में काम नहीं करती है, मैं ये फेल हो गई स्ट्रैटेजी। ठीक है, मुझे लॉस हो गया, 207 रुपये चला गया प्राइस स्टॉक का। मैं ऐसी दूसरी अपॉर्चुनिटी का इंतजार करूंगा। मेरे इंडिकेटर्स फ्लैग करेंगे एक और अपॉर्चुनिटी, कहेंगे यार तुम क्या करो, अशोक लीलैंड खरीद लो। मान लो यहां पर मेरे पास 60% ऑफ द चांसेस है कि ये ऊपर जाएगा, 20% ऑफ द चांसेस, सॉरी 40% ऑफ द चांसेस है कि नीचे जाएगा। ठीक है, ये मान लो मेरे फेवर में काम कर गई। ठीक है, इन द लॉन्ग रन, क्योंकि मैंने गेम को रिग कर रखा है अपने फेवर में, इन द लॉन्ग रन अगर इस तरह के लेटेस्ट से मेरे पास 100 अपॉर्चुनिटीज आती हैं और 100 में से मान लो मैंने 65 जो है वो क्रैक कर ली और बाकी में मैं फेल हो गया, आई एम गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, क्योंकि मैंने अपने गेम को दो तरफ से रिग कर रखा है। पहली तरफ से जो मैंने रिग किया अपने गेम को, वो क्या है, स्टॉक प्राइस के टर्म्स में मैंने रिग किया हुआ है कि यार 207 पे, यानी कि 3 रुपए का मैं लॉस उठा रहा हूं, यहां पर 5 रुपए का प्रॉफिट देख रहा हूं, तो यहां पर प्रॉफिट ज्यादा लॉस कम देख रहा हूं मैं। फिर उसके बाद चांसेस ऑफ द स्टॉक गोइंग अप इज हाई और चांसेस ऑफ द स्टॉक गोइंग डाउन इज वेरी वेरी लो इन टर्म्स ऑफ चांसेस इट इज गोइंग टू बी हायर। ठीक है, तो मैं इस तरह की अगर 100 अपॉर्चुनिटीज देख रहा हूं, तो 100 में से अगर मैंने 65 भी क्रैक कर ली, आई एम गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी इन द लॉन्ग रन। ठीक है, तो ये चीज जो है आप लोगों को समझना है। ठीक है, अब यहां पर ट्रेड लाइक अ कैसीनो आपको समझ में आ गया। मोस्ट पीपल विन स्मॉल एंड लूज बिग, इसको भी एक्सप्लेन करता हूं। जो बेसिक मेंटालिटी होती है मोस्ट ऑफ द पीपल की, वो ये होती है कि यार वो क्या करते हैं, एक स्टॉक जैसे मान लो, सबसे पहले तो क्या करते हैं लोग गलती कि किसी से भी पूछ लेते हैं कि यार बता दो स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। आजकल तो फ्री एडवाइस देने वाले बहुत लोग हैं, वो कहते हैं कि यार जो आईडीसी का स्टॉक है वो ऊपर जाएगा, ठीक है, या अपोलो हॉस्पिटल का स्टॉक ऊपर जाने वाला है, वो क्या करते हैं कि खरीद लेते हैं। ठीक है, मान लो मैंने आपसे कह दिया एसबीआई का स्टॉक ऊपर जाएगा, खरीद लो, 10 दिन में टारगेट है 800 रुपये का मान लो। ठीक है, तो होगा क्या कि एसबीआई का स्टॉक अगर मैंने खरीद लिया और वो लेटेस्ट से 400 से 300 चला गया, मैं कहूँगा नहीं यार, हैरी भाई ने बोला था 800 जाएगा, भाई वो तो बढ़िया ट्रेडर है, बहुत पहले से कर रहा है वो बंदा मेहनत, ना 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 जाएगा जाएगा, वेट करो। अब मान लो वो 500 पे आपने खरीदा, ठीक है, मान लो ये 500 है और वो आ गया 400 स्टॉक इधर। ठीक है, आप देख रहे थे कि वो जाने वाला है 800, क्योंकि आपको तो बता दिया किसी महान ने जिसको आप महान मानते हो। ठीक है, मैंने जो बात बोली थी मैं उससे उस पर अभी उसको वो अब भी लागू होती है, उसको मैं अभी भी बोलूंगा कि किसी को नहीं पता कल कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, चाहे वो मैं हूं चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, तो मान लो वो यहाँ पर चला गया, 500 से 400 आ गया स्टॉक का प्राइस। अब आपने कहा नहीं यार 800 जाएगा, फिर और नीचे आ गया और नीचे आ गया, मान लो होते होते वो प्राइस 80 रुपए पे आ गया। अब 80 रुपए पे वो जो है फ्लैट हो गया, आपको कितना लॉस हो गया आप ये देखो। आप कहाँ देख रहे थे 800 तक जाने का, बिना किसी एनालिसिस के, आपने बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाया, आपने किसी रैंडम इंसान की बात को सुन लिया, उसकी वजह से आपको इतना लॉस हो गया। आप खुद भी तो एनालिसिस करना सीख सकते हो, आप खुद भी तो कसिनो की तरह ट्रेड कर सकते हो, आप खुद भी तो इस मॉडल को लागू कर सकते हो अपनी लाइफ में। आपको किसी की टिप्स नहीं सुननी है, किसी की भी नहीं सुननी है। ठीक है यार, अगर टिप्स में इतना दम होता, अगर टिप्स में इतना दम होता तो वो बंदा आज करोड़पति होता, और अगर वो है भी ना करोड़पति तब भी मैं बोलूंगा आपको कि यार किसी को नहीं पता स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात ये है कि आपको ट्रेड करना है लाइक अ कसिनो। मोस्ट पीपल विल विन स्मॉल एंड लूज बिग। विन स्मॉल क्यों बोला मैंने कि यार अगर 500 से 550 भी हो गया स्टॉक कोई और उसके बाद वो 540 आ गया, तो लोग डर के मारे बेच देते, कहते अरे यार कहीं नीचे ना चले जाए, 500 से प्रॉफिट मिल रहा है, बुक कर लेता हूँ बुक कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेंटालिटी होती है लोगों की, तो ये नहीं करना है, ये नूब मेंटालिटी हमको बिल्कुल भी नहीं रखना है। हमको धीरे धीरे स्टार्ट करना है और हमको यहाँ पर आना है, इस पोजिशन पे आना है। ठीक है, ट्रेड 1 for 2, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, अगर आप लोग स्टॉप लॉस रख रहे हो 3 रुपए के नुकसान पे, तो फायदा कम से कम आप 5 या 6 रुपए का देखो। ठीक है, ये चीज यहां पर, ये मतलब था मेरा। और सेट अ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस का मतलब क्या है कि अगर 210 पे आप 210 से 215 आप देख रहे हो स्टॉक को, तो 207 अगर हुआ स्टॉक तो आप बेच दोगे नो मैटर व्हाट। ठीक है, मुझे नहीं पता क्या, मुझे नहीं पता अगर वो 207 छूकर 280 भी चला जाए, मैं उसको लॉस नहीं मानता अपना,
क्योंकि क्योंकि नोबडी हैज़ द कंट्रोल ओवर द मार्केट्स, ठीक है। किसी के अंदर कंट्रोल नहीं है कि यार वो स्टॉक के प्राइस को कंट्रोल कर दे, बिल्कुल भी नहीं। किसी को नहीं मालूम है कि कौन सा स्टॉक कहाँ जाने वाला है, ठीक है। तो अगर आप कुछ कुछ चीज़ें मिस भी कर रहे हो, देखो यार, हम 100 में से अगर 50 भी हिट कर देते हैं तो क्योंकि हमने स्टॉप लॉस कम रखा है उसके बाद भी हम जीतेंगे, हमने गेम को रिक कर रखा है, ठीक है, अपनी एडवांटेज पर। तो एक बात और मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा, 7वां पॉइंट, 6ठा पॉइंट मैंने कवर कर दिया। 7वां पॉइंट जो मैं आप लोग को बोलना चाहूँगा वो है कि यू हैव एन एज एज अ कोडर। एज अ कोडर अगर आप लोग प्रोग्रामिंग करते हैं या फिर आपने अगर प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, मेरे चैनल से ही सीख रहे हैं, मैंने बहुत सारे कोर्सेज बना रखे हैं अलग अलग प्रोग्रामिंग के। अगर आप लोग कोडर हैं तो यू हैव एन एज। वो क्या एज है? आपको किसी सॉफ्टवेयर पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, आप अपना कोड लिख सकते हो। आपको क्या चाहिए? आपको बस एक डेटा सोर्स चाहिए। एक डेटा सोर्स आपको मिल गया, यानी कि आपने अगर अपना एक पैंडास डेटा फ्रेम बना लिया या फिर आपने अपने डेटा को किसी डेटाबेस में डाल दिया, तो आप अब उस डेटा का एनालिसिस कर सकते हो, बहुत ही आराम से एनालिसिस कर सकते हो। और जो भी पैटर्न्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, वो सारे आप लोग अपने डेटा पर लगा सकते हो खुद से। एक नॉर्मल इंसान को क्या करना पड़ेगा? अपने जो उसका सॉफ्टवेयर है, सबसे पहले तो उसको सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा, जो कि हज़ारों लाखों रुपए का आता है। अगर आप ऐसा कोई पेड सॉफ्टवेयर खरीद रहे हो, अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे हो, आप लोग एक बिगिनर हो और आपको कोई बोल दे कि यार 80,000 रुपये का सॉफ्टवेयर खरीद लो स्टॉक मार्केट के लिए, तो आप डेफिनेटली नहीं खरीदोगे। आप बोलोगे यार इतने पैसे तो शायद मैं कमा भी ना पाऊँ, ठीक है। तो ये मेंटालिटी होती है सबके अंदर। तो कुल मिलाकर क्या है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको खरीदना ही चाहिए, मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे आपको एज है एज अ कोडर। आप फ्री लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करके पाइथन में आप पैंडास का यूज़ कर सकते हो। पैंडास का यूज़ करके आप लोग अपने डेटा को एनालाइज करके उसमें टेक्निकल एनालिसिस लगा सकते हो, अपनी कोडिंग स्किल्स लगा सकते हो। और टेक्निकल एनालिसिस भी आप लोग किस में लगाओगे? फंडामेंटली गुड स्टॉक्स में, कि यार आपने लॉन्ग टर्म में भी अगर उसको होल्ड किया तो वो आपको नुकसान ना दे, ठीक है। तो आपके जो इंडिकेटर्स हैं वो टेक्निकल एनालिसिस पर आधारित हो सकते हैं, वो फंडामेंटल एनालिसिस पर आधारित हो सकते हैं, इन दोनों में से किसी भी चीज़ पर आधारित हो सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब कि आप ये देख रहे हो कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, कंपनी कैसी वैल्यू दे रही है अपने कंज्यूमर्स को, और उसके हिसाब से आप एक तरह से प्रिडिक्ट कर रहे हो कि वो अच्छा करेगी कि या नहीं करेगी। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब कि हम पैटर्न्स को देखते हैं कि यार हमेशा जब गर्मियाँ पड़ती हैं तो ये प्रोडक्ट ज़्यादा बेचती है ये कंपनी, जिसकी वजह से इसका स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है, तो आप शुरू से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हो। या फिर जब भी ये कंपनी अपना ऑल टाइम लो हिट करती है, ये डेफिनेटली बहुत ऊपर तक बाउंस बैक करती है। तो इस तरह के बहुत सारे पैटर्न्स हैं, बहुत सारे टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स होते हैं। मैं कुछ लिंक्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में जो कि आप यूज़ कर सकते हो इनिशियल स्टडी करने के लिए। तो कुल मिलाकर जो है ये स्ट्रैटेजी हमको यहाँ से स्टार्ट करना है, निफ्टी के इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना है। बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं सोचना है। 6 और 7 को बिल्कुल भी ओवरनाइट इंप्लीमेंट करने की कोशिश मत करना, आपके पैसे डूब जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। ये तो बिल्कुल भी मत करना स्टार्टिंग में इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग का रूल ये है, कम से कम 1 से 1.5 साल का एक्सपीरियंस ले लो स्टॉक मार्केट में, कुछ स्टॉक्स को देखो। देखो होता क्या है ना, डे बाय डे हम ये काम फुल टाइम तो कर नहीं रहे, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप में से अराउंड 99% ऑफ द लोग ये चीज़ फुल टाइम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास कुछ और अपना काम है जिसमें आप लगे हुए हैं मेरी तरह, ठीक है। तो आप लोग इसको फुल टाइम नहीं कर सकते मैनेज, थोड़ा बहुत टाइम दे सकते हैं डेली। मैं डेली का टाइम देता हूँ इसमें थोड़ा बहुत, जिसकी वजह से जो कि एड अप होता जाता है ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, वो एड अप होता गया और मेरा इतना एक्सपीरियंस बन गया, ठीक है। किसी संडे को मैं बैठ गया, मैंने 3 घंटे दे दिए अपने, ठीक है। कभी मेरे पास टाइम ज़्यादा हुआ है, मैंने 4 घंटे भी कोई बुक को दे दिए, बुक पढ़ने लग गया, ठीक है। तो ये नॉलेज जो है फिर आपके पास एक्यूमुलेट हो जाती है। और फिर जो एग्जिस्टिंग चीज़ है जो कि मैं सालों से कर रहा हूँ, जो कि मैं करना बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, कोडिंग, मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ इसमें, एंड दिस स्ट्रैटेजी इज़ वर्किंग अमेजिंग फॉर मी, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग को ये सब चीज़ें समझ में आई। मैंने बहुत सारी जानकारी पैक करी इस वीडियो में। मैंने एक वीडियो बनाया था हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, 5 वेज टू मेक मनी ऑनलाइन करके था वो वीडियो। उसमें एक तरीका था ये, और आप में से कई लोगों ने कमेंट किया कि यार इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो तो बनता है। तो आई होप कि आप लोग को ये डेडिकेटेड वीडियो अच्छा लगा। अगर हो सके तो इसको अपने दोस्तों तक पहुंचाओ। अगर आप लोग कॉलेज में हो तो मेरे हिसाब से कॉलेज स्टूडेंट्स को, या इवन आप स्कूल में भी हो तो आपके स्कूल के दोस्तों को इस तरह का वीडियो देखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारा मिसकॉन्सेप्शन मार्केट में है इस चीज़ को लेके। हमको जो भी मिथ्स हैं उनको बस्ट करना है और अपनी नॉलेज को टू द पॉइंट रखना है। कुछ पॉइंट्स हैं उनको हमें एकदम क्लियर रखना है। सो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।